इन द कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स CO2, ओके, नंबर ऑफ CO यानी कि कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड इज X, दैट्स इट, एंड टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स इज Y, X+Y। तो बेसिकली हमने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए एज इट इज, तो ये स्ट्रक्चर उनमें से एक था। MN वाला भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है जनाब याद करिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। चलिए फिलहाल के लिए हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अगर आपने नहीं सीखा जनाब सीखिए एंड इसको आगे के लिए याद रखिएगा। जो यहाँ पर दो हमने बनाए हैं वो है कोबाल्ट, अब जो बनाने वाले हैं वो है कार्बोनिल। कोबाल्ट में O स्मॉल होगा, कार्बोनिल में O बड़ा होगा, आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। एंड इस तरीके से 3 कार्बोनिल हम इस तरफ जोड़ेंगे एंड जस्ट अ सेकेंड इसको हम सही से कर लेते हैं, कर लिया जनाब। एंड अब 3 कार्बोनिल यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, राइट। ये है जनाब परफेक्ट स्ट्रक्चर कार्बोनिल का, एंड कार्बोनिल का नहीं है जनाब, CO2 CO8 का है, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। जनाब काउंटिंग करिए, हमसे क्या कहा गया है, नंबर ऑफ CO बॉन्ड्स, यानी कि कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड कितने हैं, ऑब्वियसली जनाब एक ही है, तो X = 1 होने वाला है, दैट्स इट। एंड टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स, टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स की बात की जा रही है तो जनाब 3 ये वाले होंगे, 3 ये वाले होंगे, 3 + 3 6, यानी कि जनाब Y = है 6, X = 1 हम पहले ही पता कर चुके हैं, तो जनाब X + Y कितना होने वाला है, ऑब्वियसली जनाब 7 होने वाला है। एंड X + Y = 7 को हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे हमारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ये हमें पहले से ही पता है कि AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट का होता है, ओके दैट्स इट। डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ABCD। तो जनाब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे AgCl प्लस एक्वस अमोनिया, यहाँ पर जनाब NH3 होने वाला है, राइट, ऑब्वियसली ये एक्वस में होगा। एंड जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब यहाँ पर क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए, Ag जनाब आएगा, NH3 आने वाला है, Ag से पहले आपको ये लगाना आना चाहिए होल ट्वाइस, एंड जनाब बाहर क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं एंड यहाँ पर जनाब माइनस कर सकते हैं। तो जनाब देख लीजिए जहाँ पर ये फॉर्म होने वाला है, क्योंकि यही तो होता है सॉल्यूबल, राइट, आपको ये भी पता होना चाहिए, यही होता है सॉल्यूबल, एंड सॉल्यूबल ही हमसे पूछा गया है, सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, राइट, डिजॉल्व इन एक्वस, अगर डिजॉल्व करा है तो निश्चित तौर पर ये सॉल्यूबल ही है। तो जनाब कौन सा है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। आपको यहाँ पर प्लस एंड माइनस नहीं दिखाया गया है, वो इतना आप समझदार हैं। FCuH2O होल 4 जनाब ऐसे होने वाला है, ये थोड़ा सा मिस है, ओके दैट्स इट। Absorbs a light of wavelength 600 नैनोमीटर फॉर DD ट्रांजिशन, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है जनाब। देन द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर CuH2O होल 6 विल बी, एंड यहाँ पर जनाब ऐसे होगा इंटू 10⁻⁻21 जूल। H की वैल्यू दी हुई है एंड C की वैल्यू दी है, ध्यान से जनाब C की वैल्यू दी हुई है 3.08, एंड आपको यही यूज करनी है क्योंकि जनाब ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, एंड यहाँ पर अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन लेने की कोशिश करी तो जनाब हो जाएगा गलत। नॉर्मली तौर पे आपने 3 × 10⁸ किया होगा, बट यहाँ पर करना है 3.08 × 10⁸, राइट, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है, अदरवाइज हमसे हो जाएगा गलत। तो जनाब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है टेट्राहेड्रल, पहले वाले में है टेट्राहेड्रल यानी कि 4 लिगेंड हैं, एंड यहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल। तो जनाब आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। तो जनाब ये होता है रिलेशन, यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे ΔT = 4/9 ΔO, राइट, ये वाला रिलेशन होता है। अगर आपको नहीं याद है तो जनाब नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, राइट। और जनाब हमें पता करना है ΔO, तो ΔO को यहाँ पर लिखिए 9/4 ΔT होने वाला है। जैसे ही आप इसको रीअरेंज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यही मिलने वाला है। अब हम ΔT को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको ΔO मिलने वाला है, एंड वही तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, राइट। चलिए जनाब ΔT को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब ΔT क्या होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होने वाली है, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ΔT = hc/λ, राइट, ये है एनर्जी, तो निश्चित तौर पे एनर्जी = hc/λ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, ऑब्वियसली पता ही होगा, फिजिक्स में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी ही होंगी। इस तरीके से लाइन खींचेंगे एंड H यहाँ पर दिया हुआ है हमको, एंड जो दिया हुआ है उसी को यूज करना है, खुद का दिमाग नहीं चलाना है। 10⁻⁻34, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड SI यूनिट में ही हमको सब कुछ पुट करना है, क्योंकि जनाब जूल पर सेकेंड एंड यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, एंड हमसे जूल में ही पूछा गया है, तो यूनिट का कोई भी चक्कर है नहीं। यहाँ पर लिखे 3.08 × 10⁸, राइट, एंड जनाब नीचे लिखना है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमको दी हुई है 600 नैनोमीटर, 600 × 10⁻⁻9, ऑब्वियसली नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9, ओके, मीटर। इस तरीके से हम करेंगे, एंड जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम ये 10 वाले लफड़े को सॉल्व कर लेते हैं। 6.63 लिखिए,
3.08 लिखिए, डिवाइडेड बाई 600 करिए, एंड जो 10 सॉल्व करके आने वाला है उसकी हम पावर को सही से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब ये ऊपर आ जाएगा 9 8 17 यानी कि 10 टू द पावर -17 ही आने वाला है। ओके, दैट्स इट। हमने 10 की पावर को समेट करके लिख लिया है। अब जनाब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही आप, तो जनाब इसको सॉल्व करने के बाद आने वाला है 0.03404 इंटू 10 टू द पावर -17, एंड इसको हम जब फर्दर रीअरेंज करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 340 लिख लेते हैं सबसे पहले हम, 340.34 इंटू 10 टू द पावर -21। एंड ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जनाब हमसे आंसर भी 10 टू द पावर -21 के ही फॉर्मेट में पूछा गया है। एंड जब इसको हम फर्दर करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 340। एक्साइटमेंट में मत आ जाना, 340 डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि इसको भी याद रखना है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पता किया है, राइट। एक्साइटेड नहीं होना है, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, पूरा दिमाग खोल करके हमको क्वेश्चंस करने हैं। इस तरफ आ जाइए जनाब, यहाँ पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 9/4 इंटू 340 अभी के लिए हम ले लेंगे। 340 नहीं जनाब पूरा ही लीजिए, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। 340.34 यहाँ पर पूरा ही लेंगे, जैसा कि हमने आपसे मना किया है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमको अप्रॉक्सीमेशन से बचना है, अदरवाइज हम -1 से बच नहीं पाएंगे, राइट। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 9/4 इंटू 340.34, तो निश्चित तौर पे आपको आने वाला है 765.765 इंटू 10 टू द पावर -21। ये तो आपको आने ही वाला जैसे ही आप इसको यहाँ से लेकर आएंगे, राइट। तो फिलहाल हम यहाँ पर भी ये लिख देते हैं, एंड जैसे ही आप इसको फर्दर राउंड ऑफ करेंगे तो जनाब आने वाला है 766, राइट। 765.76 है, तो निश्चित तौर पे 0.76 वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर 766 आने वाला है। एंड अगर आप यहाँ पर ये इग्नोर कर देते तो जनाब 765 ही आता, एंड आप 766 के बजाय 765 लिखेंगे या फिर 767 लिखेंगे तो जनाब -1 ही मिलने वाला है। एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, तभी +4 मिलेंगे, अदरवाइज -1 निश्चित तौर पे मिलने ही वाला है। ऐसी गलती नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन को लास्ट सॉल्व करेंगे तो जनाब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन है। एंड ऐसी कैलकुलेशन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो जनाब छोड़ दीजिएगा ऑप्शन, ऐसे केस में हम क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे एंड लास्ट में सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। जनाब ईगो पे मत लेना कि मल्टीप्लिकेशन है हम कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मान लेना कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करेंगे। अदरवाइज जनाब ये इतनी तगड़ी कैलकुलेशन है, कुछ भी गलती हुई, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, जनाब यहाँ पर आंसर बदल जाएगा एंड -1 मिल जाएगा, राइट। तो जनाब यहाँ पर 766 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अमंगेस्ट FeCl3.3H2O K3FeCN6, ओके। The spin only magnetic moment value of the inner orbital complex that absorbs light at shortest wavelength is Bohr magneton। तो जनाब ये है बेहद शानदार क्वेश्चन। कैसे है, क्योंकि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, एंड देन हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा नॉट भी पता होना चाहिए। तो जनाब बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, स्टेप वाइज हम करेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जनाब हमारे पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, FeCl3.3H2O Fe। पहले तो इसको सही से कर लेते हैं, इसको सही से कर लेते हैं कि क्या मतलब हुआ जनाब, FeCl3H2O3। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। निश्चित तौर पर H2O Cl दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या मतलब हुआ जनाब, ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड ये वाला होने वाला है जनाब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसको ऐसे करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड जनाब ये भी हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि ये सब ने कैसे लिख दिया, तो जनाब ध्यान से सुनिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वीक फील्ड लिगेंड के केस में, राइट। जनाब यहाँ पर ध्यान से देखिए, H2O एंड Cl दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड हैं, तो यस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एंड Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यस यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि एक इनर ऑर्बिटल होगी, राइट। ऐसा आप देख चुके हैं, निश्चित तौर पे अगर Cn होगा तो पेयरिंग करवा देगा, एंड आपको D का एक ऑर्बिटल मिलने ही वाला है, 1 या 2 जितने भी मिले। बट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जनाब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देते हैं एंड हमारे लिए ऑर्बिटल खाली करवा देते हैं, एंड यही जनाब यहाँ पर होगा। बट आपको लगेगा कि NH3 तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि कोबाल्ट 3+ के केस में जो कि यहाँ पर है NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये जनाब काफ़ी खास कॉन्सेप्ट है, निश्चित तौर पर हमने कई बार इसको रिपीट किया है, तो आपको आता होगा, राइट। तो जनाब अब कंपटीशन बचा है इन दोनों के बीच में, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये दोनों हैं, बट बेहतरीन कौन सा होगा, निश्चित तौर पे साइनाइड स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू NH3, राइट। तो यस इसको अब हम आगे पकड़कर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है उसको हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं। कैसे, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एट शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जनाब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए,
जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, साइनाइड। आप इन तीनों की बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, या फिर कौन वाला ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन वाला कम स्ट्रांग होता है, तो निश्चित तौर पे जाकर के हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले रिवीजन वीडियो को देखिए, वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रखी है। तो यस, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहीं पर रहते हैं। साइनाइड इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो निश्चित तौर पर Fe3FeCN6 की बात करेंगे तो अब हम FeCN6 को इस तरीके से लिखेंगे 3-। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब ध्यान से देखिए, K3 यानी कि 3+ होने वाला है, राइट। पोटेशियम पर +1 होता है, बट 3 पोटेशियम है तो निश्चित तौर पे +3 हो जाएगा। एंड उस +3 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर 3- होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर -3 होगा ही होगा। एंड अब हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे, यस। तो जनाब यहाँ पर अब Fe3+ होगा, राइट। 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ क्रैक होता चला जाएगा। Fe3+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनाब होने वाला है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, यानी कि 27 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का। बाय द वे आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप काउंट करके देख सकते हैं। ओके, तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d5, दैट्स इट। एंड जैसा कि हमने कहा कि साइनाइड आयन पेयरिंग करवा देगा, तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। ऐसे करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 5 ऑर्बिटल हमारे बन चुके हैं। 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने करी। एंड निश्चित तौर पर हमको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। एंड बोर मैग्नेट्रॉन के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोर मैग्नेट्रॉन बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n+2। इस फॉर्मूले को आप कई बार कर चुके होंगे। n = 1 होता है, जैसे ही हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर होगा, 3 अंदर आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर √3 होने वाला है। दैट मीन्स 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो जनाब 2 आएगा, एंड 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आपके पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। उसमें भी आपको 2 मिलेंगे, तो बताना होगा कि 2 में से एक को हम कैसे रिजेक्ट करेंगे एंड एक को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आनी चाहिए। एंड देन फर्दर आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमको स्ट्रॉन्गेस्ट वीक फील्ड लिगेंड मिलना चाहिए, राइट। इस तरीके से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे एंड इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना ही करना है, काफी शानदार क्वेश्चन है। Which स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अंडरलाइन करिए जनाब, नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट। एंड जैसे ही हमने ये पढ़ा कि नाइट्रेट आयन टेस्ट, तो हमें पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन ब्राउन रिंग टेस्ट के ऊपर है। कैसे, देखिए का मतलब है जनाब रिएक्शन देखिए। हम कोई जादू दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। NO3- Fe2+ एंड H+, बेसिकली जो बनने वाला है इसको ध्यान से देखिए। आपको अगर ये रिएक्शन याद नहीं होंगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। आपको ये Fe2+ जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हो सकता है रिएक्शन में FeSO4 लिखा हुआ दिखाई दे, राइट। तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। H+ बेसिकली एक एसिड सही आया होगा, अगर नहीं आया तो जनाब आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जनाब क्या बनने वाला है, NO बनने वाला है, एंड साथ में Fe3+ का भी फॉर्मेशन होगा, देन H2O भी होने वाला है। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जनाब 3Fe3+ आने वाला है, राइट। 3 Fe होने वाले हैं जैसे ही आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए अगर हम ही करें तो कौन सी बड़ी बात है। ओके, n यहाँ पर जनाब जैसे ही आप यहाँ पर 3 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी 3 लिखना होगा। उसके साथ ही जनाब यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन बैलेंस होगी। एंड इसके साथ यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम सही से कर लिख देते हैं, अदरवाइज आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। 4H+ होगा बेसिकली यहाँ पर, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 4H+ होने वाला है। ओके, तो जनाब ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। एंड फर्दर जनाब क्या होगा, ध्यान से देखिए, FeH2 एंड यहाँ पर होगा ऊपर 2+ का चार्ज, उसके साथ में जनाब ये NO होगा। ओके, एंड जनाब अब जो बनने वाला है उसी को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। तो जनाब ध्यान से देखिए, जो ब्राउन रिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका इस तरीके से जनाब होने वाला है Fe। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, बिल्कुल भी आपका दिमाग स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए जनाब। H2O5 होगा जनाब, 6 नहीं होगा, क्योंकि अंदर भी एक लिगेंड होता ही होता है। यस जनाब, यहाँ से हम इस 6 को हटाएंगे एंड 6 को हटाने के बाद यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 एंड जनाब यहाँ पर होता है NO। ओके, इस तरीके से हम करेंगे एंड 2+ यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, राइट। निश्चित तौर पे यही होता है ब्राउन रिंग। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ब्राउन रिंग। बेसिकली हम रेड पेन से ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ब्राउन रिंग। एंड साथ में जनाब H2O भी बनने वाला है। ओके, इतना बन चुका है। H2O की कोई जरूरत हमको है नहीं, तो उसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। ए को पढ़िए, अ डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ 2 सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही है जनाब ये स्टेटमेंट, बट आंसर सही नहीं होगा क्योंकि हमको नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है। तो जो आप ये डार्क ब्राउन रिंग देख पा रहे हैं वो ऑब्वियसली जंक्शन ऑफ 2 सॉल्यूशन पर ही फॉर्म होती है। तो यस, ए सही है, बट आंसर हमको ढूंढना है गलत। बी को पढ़िए, रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू नाइट्रोफेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोफेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देगा, तो यस ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि जनाब ये स्टेटमेंट है गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज FeH2O5NO SO4। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर बाहर SO4 है तो निश्चित तौर पे SO4 2 माइनस होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये दोनों सेम ही हैं, यहाँ पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर चार्ज एक साथ कंबाइन है, राइट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व टू, बिल्कुल जनाब सही स्टेटमेंट है, तो आंसर ऑब्वियसली गलत होगा। सही आंसर हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो जनाब इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। आगे सॉरी, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द octahedral complex among COCl3.4NH3 NiCl2.6H2O PtCl4.5.2HCl which upon reaction with excess of AgNO3 gives 2 moles of AgCl। ओके जनाब ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा होगा इन तीनों में से जिससे कि 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलने वाले हैं। बट उसके लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जितने क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे वही AgCl का फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज जितने क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इन द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl चाहिए, तो ऑब्वियसली जनाब क्लोरीन 2 होने चाहिए कॉम्प्लेक्स के बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl2 होगा तभी 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलने वाले हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पर पता करना होगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन 2 होने वाले हैं कॉम्प्लेक्स के बाहर, एंड उसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे, देन आप पहुंच पाएंगे बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट तक। तो जनाब ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बेसिकली 3 स्टेप क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों को हम ड्रॉ करके देखेंगे कहाँ पर क्या बनने वाला है। तो यस, जो हम बोल रहे थे कि इरेज करने की जरूरत नहीं है जनाब, है इरेज करेंगे नहीं तो जगह बनेगी नहीं, एंड जगह बनेगी नहीं तो जनाब हम क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पर करेंगे, राइट। तो यस, हमने स्पेस जनरेट कर लिया है। अब जनाब ध्यान से देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने वाला है COCl3.4NH3 से। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि कंपाउंड के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए, कंपाउंड के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। तो यस, कैसे होंगे 6 लिगेंड कंपाउंड के अंदर, CO इस तरीके से लिखिए, एंड Cl3 को अभी के लिए छोड़ देते हैं 4NH3, यानी कि NH3 के 4 लिगेंड होने वाले हैं। तो जनाब NH3 लिखिए एंड 4 कर दीजिए। जैसा कि हमने कहा कि 6 लिगेंड होने चाहिए, NH3 के तो चारों आ चुके हैं, एंड जो अब 2 लिगेंड आएंगे वो ऑब्वियसली क्लोरीन से ही आने वाले हैं, यानी कि Cl2 होगा, एंड ऑब्वियसली बाहर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन बचेगा, राइट। तो निश्चित तौर पे ये वाला नहीं होगा, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही, Cl2 होना चाहिए कंपाउंड के बाहर, दैट्स इट। 4 2 6, ऑब्वियसली 6 लिगेंड हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। जनाब बिल्कुल सही कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया है हमने। अब इधर आ जाइए, NiCl2.6H2O। जनाब यहाँ पर हमको कुछ नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ जाएगा, 6H2O है, तो निश्चित तौर पे H2O होल 6 होने वाला है, यानी कि 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हो चुके हैं। अब उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत है नहीं। तो निश्चित तौर पे जो Cl2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, एंड अगर 2 Cl2 कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं तो निश्चित तौर पे एक्सेस AgNO3 के साथ, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सेस AgNO3 के साथ 2 AgCl देने ही वाले हैं, राइट। उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पर आते हैं कि ये वाला सही क्यों नहीं होगा, PtCl4.2HCl, PT करिए यानी कि जनाब प्लेटिनम, ओके, एंड 2HCl, तो जनाब Cl2 यहाँ पर हो जाएगा, Cl4 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये सारे ही Cl जनाब अंदर ही आ जाने वाले हैं, Cl6 अंदर आ जाएगा, एंड बाहर कोई भी क्लोरीन बचने वाला नहीं है, राइट। तो यस, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, एंड जनाब ये वाला हो जाएगा, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है, AgNO3 के साथ बाकी की रिएक्शन आप छोड़ दीजिए, 2 AgCl पर सिर्फ ध्यान दीजिए, 2 AgCl मिलने वाला है, ओके। तो जनाब पहला स्टेप हमने क्रैक कर लिया। अब दूसरा स्टेप है, हमें पता होनी चाहिए कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि हमको Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ओके, ये भी हमने क्लीन कर लिया है, एंड यस। अब जनाब इसको सही से लिखिए, Cl2 है तो Cl2 को रिमूव करिए। जैसे ही आप Cl2 को रिमूव करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पर 2+ का चार्ज आने ही वाला है, राइट। ये सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। NiH2O होल 6 Cl2, यानी कि क्लोरीन का माइनस होता है तो 2 क्लोरीन है, -2 हो जाएगा वहां पर, तो निश्चित तौर पे कॉम्प्लेक्स पर 2+ आने वाला है, एंड कॉम्प्लेक्स पर 2+ आया है। इसका क्या मतलब हुआ जनाब, इसका मतलब हुआ Ni2+ होगा ही होगा। Ni2+ के केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी जनाब, ऑब्वियसली 3D8 होने वाली है, राइट। 3D8 होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ni2+। तो निश्चित तौर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, H2O वीक फील्ड लिगेंड है। तो जनाब काफी शानदार क्वेश्चन है, हर बार हमसे एक एक नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो निश्चित तौर पर पेयरिंग नहीं करवाएगा। 1 2 3 4 5 6
7 8। जनाब बाद में पेयरिंग होगी, पहले पेयरिंग नहीं होगी, तो यस यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। n इक्वल टू 2 आने ही वाला है। एंड अब हम पता करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरीके से आपको फॉर्मूला पता है, n + 2 होता है, तो n बोले तो 2, 2 + 2 बोले तो 4, यानी कि 4 2 8 √8 आने वाला है। 9 से बेहद ही करीब, तो निश्चित तौर पे 2.9 के अप्रॉक्स कुछ आने वाला है। राइट, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, या फिर जरूरत है ही नहीं कैलकुलेट करने की। 9 के बेहद करीब है, तो जो कुछ भी आप करेंगे वो राउंड ऑफ होने के बाद 3 ही आने वाला है एज ए करेक्ट आंसर। तो यस, हमने इस क्वेश्चन को क्रैक किया। एंड जनाब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। जनाब मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 3 बोर मैग्नेट्रॉन। राइट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 को ध्यान से पढ़िए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम 2 से 3 बार करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं। NiCN होल 4 2- इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर Ni, बट NiCO होल 4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर Ni। ओके, NiCl4 2-, ओके, बोथ हैव सेम d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं एंड उनके बारे में सब कुछ हमको बताना है। सब कुछ यानी कि स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, यानी कि सब कुछ हमको बताना है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जनाब इन तीनों के बारे में सब कुछ हमको बताना है। सब कुछ बोले तो स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक। चलिए इन तीनों का भाग्य समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब इसके लिए हम यहाँ पर इसको रफ करते हैं ताकि हमको थोड़ी सी स्पेस भी मिल सके। राइट, क्योंकि जनाब कंपाउंड बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। एंड यस, NiCN4 को सबसे पहले करेंगे, बट उससे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इधर उधर कन्फ्यूजन ना हो। फिलहाल हम Ni2+ ही लिखेंगे। राइट, पूरा हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। Ni2+, Ni2+ के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली 3D8 होने वाला है। एंड 3D8 होने वाला है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यस पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा यानी कि जनाब आपके पास d ऑर्बिटल एक खाली मिलने वाला है। इस तरीके से आप करिए, पेयरिंग करवा देगा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। इस तरीके से जनाब ड्रॉ करते जाइए, सब कुछ समझ में आता जाएगा। एंड यस, हियर इट इज, d ऑर्बिटल आपको एक खाली मिल चुका है। एंड एक s बना लीजिए, 3 ये p वाले बना लीजिए। राइट, CN एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर। तो यस, d, आई रिपीट, DsP2। राइट, DsP2 होने वाला है। DsP2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, DsP2 बोले तो स्क्वायर प्लेनर, आप सभी को पता होना चाहिए। DsP2 का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर एंड sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। जनाब ये है स्क्वायर प्लेनर एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलेगा नहीं, यानी कि ये है डायमैग्नेटिक। एंड यही तो सभी कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जनाब यहाँ तक की लाइन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। बट आगे पढ़िए, आगे जनाब बारी है NiCO होल 4 की। एंड NiCO होल 4 के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे, बट यहाँ पर Ni पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। Ni 0 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4s2 3d8, क्योंकि जनाब कार्बोनिल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यस, Ni पर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। एंड जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे तो जनाब यहाँ पर आपसे गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है s ऑर्बिटल एंड ये है जनाब d ऑर्बिटल। 5 नहीं जनाब, यहाँ पर 3d8 होगा, गलती हुई है हमसे। एंड इस तरीके से आप 8 ड्रॉ करेंगे, सभी पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ऐसा लगेगा कि DsP2 होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनाब CO एक बहुत ही पावरफुल लिगेंड है, इतना पावरफुल है कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भेज देगा। मार्क कर लीजिए जनाब, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर CO मोस्ट पावरफुल बोल सकते हैं हम, काफ़ी पावरफुल लिगेंड है, तो निश्चित तौर पे ये वाले ऑर्बिटल उठा के यहाँ पर फेंक देगा। इसका क्या मतलब हुआ? d ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाएगी, d ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाएगी, क्योंकि जनाब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो sp3 होने वाला है, ना कि DsP2। राइट, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल। एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाले हैं, तो जनाब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाने वाले हैं। इट मीन्स ये होगा डायमैग्नेटिक। ये क्या जनाब, दोनों ही डायमैग्नेटिक हैं। तो जनाब वापस से आगे पढ़िए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, आगे बढ़िए। बट NiCO होल 4 इज टेट्राहेड्रल, सही है। पैरामैग्नेटिक, जनाब यहीं पर गलत हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। sp3 तो सरल है, sp3 तो करेक्ट है, बट एक लाइन यहाँ पर गलत है, सॉरी एक वर्ड गलत है, तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। तो जनाब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपकी नज़रें थोड़ी सी भी इधर उधर हुई, यानी कि फोकस जरा सा भी टूटा, तो निश्चित तौर पर ये स्टेटमेंट को आप करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट लिखी हुई है सिवाय एक के। पैरामैग्नेटिक नहीं जनाब, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, बट डेफिनेटली ये सब कुछ आपको आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, ये सब कुछ भी समझ में आपको आना चाहिए।
नाउ स्टेटमेंट टू में जनाब NiCO4 के बारे में तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट अब बारी है NiCl4 यानी कि यहाँ पर भी Ni2+ ही होने वाला है। एंड इस केस में भी जनाब 3D8 ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट जो चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा। क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है तो जनाब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होने वाली। तो जनाब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे? 1 2 3 4। ओके दैट्स इट। 1 2 3 4 5 एंड अपेयरिंग होगी 6 7 8। तो जनाब n = 2 होने वाला है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमको मिलने वाले हैं। हे मसीह यीशु हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया। एंड जनाब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हो जाने वाला है पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जनाब पैरामैग्नेटिक होता है। एंड sp3 होगा ऑब्वियसली, डी में तो कोई ऑर्बिटल खाली है नहीं, sp3 एंड साथ ही में जनाब टेट्राहेड्रल भी लिखी दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब बारी है स्टेटमेंट 2 को पढ़ने की। NiCl4 एंड यानी कि दोनों होंगे NiCO4 बोथ हैव सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला sp3 है, नीचे वाला भी sp3 है, करेक्ट है अभी तक। एंड हैव सेम ज्योमेट्री, sp3 टेट्राहेड्रल दोनों सेम। एंड आर पैरामैग्नेटिक, जनाब यहीं पे गड़बड़ हो गई, पैरामैग्नेटिक नहीं, ऊपर वाला जनाब डायामैग्नेटिक है। इसी वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हुआ था, तो यस इसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये जनाब पैरामैग्नेटिक अगर होता तो जनाब दोनों ही स्टेटमेंट सही होने वाले थे, बट पैरामैग्नेटिक नहीं डायामैग्नेटिक होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ध्यान से देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बट डेफिनेटली आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। Cl3 ओके 4 हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विच विल एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस। ओके यहाँ पर ऐसे करिए, सिस ट्रांस का मतलब हुआ जनाब हमको GI फाइंड आउट करना है, यानी कि जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वही सिस ट्रांस में एग्जिस्ट करने वाला है। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन चारों में से कितने हैं जिनके पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, या फिर जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाले हैं, राइट। तो जनाब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करने से पहले आपको इनको सही से अरेंज करना होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। जनाब यहाँ पर CO, एंड ये थोड़ी देर पहले हम आपको सिखा चुके हैं, क्वेश्चन तो हमको याद नहीं है बट डेफिनेटली हमने बताया है थोड़ी देर पहले। NH3 4, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 4 नजर आएगा तो निश्चित तौर पे वो यहाँ पर आने वाला है। एंड अब हमको 2 क्लोरीन चाहिए ताकि हम 6 लिगेंड यहाँ पर रख सकें, राइट। एंड एक क्लोरीन बाहर आ जाएगा। खैर बाहर वाले क्लोरीन को आप यहाँ पर नहीं भी दिखाएंगे तभी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमको AgCl नहीं बनाना है, बट ठीक है हम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। एंड अब बारी है COCl3.5 NH3। जनाब CO इस तरीके से लिखिए, NH3 यहाँ पर 5 आने वाले हैं, 5 NH3 होंगे तो 1 Cl होने वाला है, एंड Cl2 बाहर हो जाएंगे। एंड जनाब इसकी बारी है तो यहाँ पर तो 6 NH3 ही हो जाएंगे, तो Cl की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, दैट्स इट। ओके Cl3 यहाँ पर कर लेते हैं। एंड जनाब इसको ध्यान से देखिए, CO 5 NH3 हो जाएंगे, 5 NH3 एंड एक Cl है तो एक Cl यहाँ पर हो जाएगा। एंड जनाब 6 लिगेंड कंप्लीट हो चुके हैं तो डेफिनेटली ये सब कुछ बाहर चला जाएगा, NO3 होल ट्वाइस, राइट। जनाब ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, M बोले तो मिडल, राइट। MA4B2 इसको हम सही करते हैं इस तरीके से। एंड सेकेंड में क्या है, MA5B, थर्ड में MA6, फोर्थ में MA5B। तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि MA4B2 के केस में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो यस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे MA5B की या फिर MA6 की, तो जनाब वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, बेसिकली हमको यहाँ पर लिखना होगा 1, राइट, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाला है, यानी कि जिसमें सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, राइट। वैसे तो जनाब हमने अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले वीडियो में, डिवीजन वीडियो में निश्चित तौर पे आपको बताया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का शॉर्ट फॉर्मेट क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, आप उससे काम चला सकते हैं, राइट। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट चलिए एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे। जनाब यहाँ पर लिखिए MA6, या फिर हम पूरा लिख लें एंड आपको लास्ट में आकर के एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर रहेगा। यस जनाब बेहतर रहेगा। तो यस जनाब हमने पूरा लिख लिया है, अब आपको एक्सप्लेन किए देते हैं। उसके लिए आपको ये याद रखना होगा 0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15, राइट। अब हमने ये क्या बोल दिया, उसके लिए आप जनाब स्क्रीन पर देखिए। पहले तो हम रेड पेन को ले लेते हैं। यस जनाब ले लिया, इसको हटाइए, फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए हमको स्क्रीन पे। 0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15 लिखिए यहाँ पर 0 0 2 क्यूब बोले तो 3 बार लिखना है 2 2 2 2 2 क्यूब 3 4, स्क्रीन की तरफ नीचे आइए, 5 6 9 15 5 6 9 15
एंड जनाब ये हमने जो रेड पेन से लिखा है 002 क्यूब 3 4 5 6 9 15, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाले हैं इसमें से, यानी कि जनाब आप सामने देख पाएंगे एम का मतलब है मेटल, सभी में जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोबाल्ट है, राइट, तो उसकी टेंशन हमको है नहीं, सभी में मेटल होगा। बट उसके बाद जो भी देख रहे हैं A6 A5 B A4 B2 A4 BC, तो बेसिकली आपको सभी कुछ याद करना पड़ेगा इसी ऑर्डर में। A6 का मतलब है जनाब एक ही लिगेंड है, यानी कि 6 लिगेंड एक ही हैं, सेम है। बट यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, बेसिकली देखिए हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, MA4B2, राइट, MA4B2, तो यस यहाँ पर दो, इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स इट। नीचे आइए MA5B, ऑब्वियसली MA5B है, MA5B के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं, तो जनाब इसीलिए हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, यानी कि सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करने वाले। नीचे आइए MA6 ऑब्वियसली जनाब 0 होते हैं, एंड यहाँ पर MA5B अभी अभी हमने करके देख लिया है, राइट। तो बेसिकली आपको ये याद करना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता करना, टिक करना बहुत ही आसान होने वाला है। MA6 MA5 MA4B2 ये सभी कुछ आप याद कर लीजिए। लास्ट में आपको MABCDEF मिलने वाला है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट होंगे, सॉरी 6 लिगेंड अगर डिफरेंट होंगे तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाले हैं, राइट। बट वहाँ तक बात जाएगी नहीं, 3-4 में ही सिमट कर रह जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोले तो GI भी लिख देते हैं। तो यस यहाँ पर हम सिर्फ 1 लिखने वाले हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस, ओके, तो 1 लिखेंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। एंड डेफिनेटली आपको ये याद करना ही करना है, ऑलरेडी हमने अपने रिवीजन वीडियो में बता रखी है, बट यहाँ पर भी हमने बताना ठीक समझा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 को करिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यस हमको 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, स्टेटमेंट 1 2। स्टेटमेंट 1 को पढ़िए, इन CuSO4.5H2O CuO बॉन्ड प्रेजेंट, ऑब्वियसली जनाब प्रेजेंट होते ही हैं, तो यस सही हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। आगे आइए, इन CuSO4.5H2O लिगेंड्स कोऑर्डिनेटिंग विद Cu2+, नहीं यहाँ Cu2+, ओके, Cu2+ आयन आर ऑक्सीजन एंड सल्फर, नहीं सल्फर की वजह से ये वाला गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इन केस ऑफ CuSO4.5H2O, राइट। सल्फर अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, तो जनाब सल्फर है तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो जनाब करिए, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, आपको विजुलाइज करने का मौका भी हम देने वाले हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ होता है, ये वाला होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ होता है, राइट। एंड ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, एंड इन दोनों से H इस तरीके से जुड़ने वाले हैं। बेसिकली हम आपको CuSO4.5H2O बनाने वाले हैं। H ऐसे होगा, H होगा, H होगा, H, इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, इस तरीके से। एंड जनाब CuSO4 के केस में Cu+2 होने वाला है, राइट। SO4 2- होता है तो ऑब्वियसली Cu2+ होना चाहिए, जनाब यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर जनाब बीच में ऑक्सीजन होगा, उसकी बॉन्डिंग इस तरीके से होने वाली है, डॉट डॉट करके आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। एंड जनाब पहले हम इस तरह का बना लेते हैं, यहाँ पर H हो जाएगा, डॉट डॉट करिए, O नेगेटिव होगा। एंड जनाब यहाँ पर S इस तरीके से हो जाएगा, S यहाँ पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, राइट। इसको सही से कर लीजिए, एंड यस हियर इट इज। अब जनाब इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए, ये जो कुछ भी बनाया है हमने वो है CuSO4.5H2O। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता तो कोई भी बड़ी दिक्कत है नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सल्फर नहीं है यहाँ पर, राइट, बट यहाँ पर लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ओके। तो ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज, यहाँ पर भी कुछ खास चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन करेक्ट करने में आसानी रहने वाली है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। देखिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिंपल है, ये चीज़ें अगर नहीं पता है तो दिक्कतें हैं, अगर पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख लीजिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। चलिए हम लिख ही देते हैं एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। बाकी आप समझदार हैं, इसको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट करना मत भूलिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं लिखना है जनाब, तो हटाइए, जस्ट सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग करने लगी है, बट दैट्स इट, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप लिख सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप यहाँ पर लिख लीजिए तो आसानी रहेगी आपको समझने में।
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, राइट। इसको अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी फायदा होने वाला है। समझने की जनाब कोशिश करिए। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होने वाली है, राइट। CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। ये सभी चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, राइट, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, सिंपल है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज़्यादा है, CFSE ज़्यादा होने वाली है, स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होने वाली है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने वाला है। तो इन तीनों में चेक करिए कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो EN ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाला है, NH3 वीक फील्ड लिगेंड होता है, एंड H2O भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट H2O काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो दैट मीन्स A की सबसे ज़्यादा होने वाली है, देन B एंड देन C, राइट। EN यानी कि इथाइलिडीन, तो ये हो जाएगा जनाब करेक्ट ऑर्डर, राइट। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बोले आप या फिर एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का भी करेक्ट ऑर्डर यही होने वाला है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का भी करेक्ट ऑर्डर यही होने वाला है, सिंपल है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ABC, यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A ही आपका सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है एंड आंसर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। बाकी आप इतने समझदार हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फार्मूला COCl3 NH3 होल 4 करेस्पॉन्ड्स टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये आपने ये पहली बार देखा होगा या फिर हो सकता है एट द एंड आप इसको रेगुलर तो नहीं देखते हैं। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जनाब हुआ एक बार +1 होने वाला है, एक बार -1 होने वाला है, राइट। चलिए आपको अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। जनाब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब होता है कि मेटल आयन पर एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा। अभी तक समझ में नहीं आया तो जनाब इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए जो पॉसिबिलिटी है इसके थ्रू, जो पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनने की, वो जनाब क्या है, अंदर 6 लिगेंड होने वाले हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, 4 NH3 हैं, 3 Cl हैं, तो डेफिनेटली एक Cl बाहर आएगा। तो इस तरीके से करिए, CO एंड NH3 4 को एज इट इज रखिए, या फिर Cl2 को ही पहले लिख लेते हैं, Cl2 NH3 होल 4। अभी आपको लगा कि Cl2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर तो Cl3 लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपसे कहा कि अंदर काउंटिंग 6 होनी चाहिए लिगेंड्स की, 4 NH3 हो जाने वाले हैं, 2 Cl2 हो जाएंगे, तो डेफिनेटली 6 हो जाएंगे, तो बाहर एक Cl3 आ जाएगा एंड यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर हो जाएगा +1, राइट। वही आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसका यही मतलब होता है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। यस, इतना तो क्रैक हो गया। अब कुछ तो आसानी हुई है। आगे क्या कहा गया है, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अगर आपको ये नहीं बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है तो फंस जाएंगे जनाब। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सिंपल, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो जनाब सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, तो इसको देखिए एंड बताइए यहाँ पर क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 यहाँ पर है, NH3 0 हो जाएगा। ओके, तो जनाब यहाँ पर +3 हो जाने वाली है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट को ही तो हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दैट मीन्स 3 हो जाने वाला है इसका करेक्ट ऑर्डर। CO3+ कैसे होगा, +1 बाहर है, ऑब्वियसली है, इसको चलिए हम x मानते हैं। Cl2 की वजह से क्या हो जाने वाला है, -1 लिख लीजिए, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। -2 हो जाने वाला है, NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसकी वजह से 0 होने वाला है, इक्वल टू +1 तो आपको ऑलरेडी बाहर दिया गया है। बाकी आपको चार्ज याद होने चाहिए, NH3 का चार्ज क्या होता है, H2O का क्या होता है, CN का क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी, 8-10 चार्ज हैं, आप याद कर लीजिए या फिर आपको निकालना भी आता होगा, याद कर लो, आसानी रहेगी। x एज इट इज रहेगा, -2 इधर जाएगा, -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 ऑलरेडी है तो जनाब 3 तो आने वाला है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी, दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी 3 होने वाली है। Fe3+ कटायन गिव्स अ प्रूशियन ब्लू। ओहो, प्रूशियन ब्लू, टर्न्स बुल्स ब्लू, कितनी बार पूछेगा जनाब, मोहब्बत है उसको इन दो शब्दों से, प्रूशियन ब्लू, टर्न्स बुल्स ब्लू, ये दोनों कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए, राइट। आगे बढ़िए, Fe3+ कटायन गिव्स अ प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यानी कि जब Fe3+ की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से तो एक प्रेसिपिटेट बनती है प्रूशियन ब्लू कलर की, उसका फॉर्मूला क्या है, बस ये आपसे पूछा गया है, सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रूशियन ब्लू जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो बताइए क्या सही होने वाला है। अगर आपको याद है तभी आप इसको कर पाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, कोई लॉजिक कुछ नहीं काम आएगा, कुछ भी पुरानी नॉलेज आपकी काम नहीं होने वाली, एज इट इज याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है, यही इसी को हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, राइट। एंड चलिए इसका फॉर्मेशन आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ऐसे बनने वाला है।
Fe3+ होता है। ओके, एंड जनाब क्या होने वाला है, Fe इधर भी हो जाने वाला है और Cn6 होगा। तो ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए, एंड पोटेशियम को यहाँ से हटाइए, डायरेक्टली हम यहाँ पर 4 नेगेटिव लिख लेते हैं, राइट। एंड अब ये वाला बनने वाला है, जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यही बनने वाला है Fe4, एंड यहाँ पर दे सकते हैं आप FeCN6, 3 बाहर आ जाने वाला है, FeCN, जस्ट अ सेकेंड, FeCN6 एंड बाहर में 3 आ जाने वाला है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। प्रूशियन ब्लू, ट्रांसवर्स ब्लू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको भी आना चाहिए। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग रिएजेंट। तो अगर आपको फेलिंग रिएजेंट नहीं बताया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फेलिंग रिएजेंट में जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फेलिंग रिएजेंट के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो जनाब फेलिंग रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। इसके सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं फेलिंग रिएजेंट। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली Cu2+ ही आपको आपका करेक्ट आंसर दे पाएगा। Cu2+ हमने कैसे ले लिया, क्योंकि जनाब SO4 2- चार्ज कैरी करता है, तो Cu+2 चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूट्रल है ऑब्वियसली। Cu2+ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3D9। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार एक्सप्लेन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है एंड आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D9 हो जाने वाली है। इसकी जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको n = 1, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला है, या फिर आप फिलिंग करके देख ही लीजिए। 1 2 3 4, राइट। जनाब फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। इसी की वजह से आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये होता है जनाब फार्मूला। n+2 आप करेंगे, आने वाला है यहाँ पर जनाब 1 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, √3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.73 आने वाला है। 1.73 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप 2 लिख पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो ये जनाब एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है एंड आपको बताना है कि स्टेबल आइसोमर, तो ये यानी कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कितने आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। HCN को हम ऐसे लिखिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से हमको देखना है, थोड़ी सी अच्छी डिजाइन के साथ आपको बताना चाहेंगे हम EN। इसी तरीके से जनाब यहाँ भी बना लीजिए EN, राइट। और दैट ओके, इसको सही से बनाइए। SCN यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम, SCN, SCN जनाब, एक तो ये हो गया, ये स्टेबल है, दैट्स इट। आगे आइए CU, और जनाब इसी प्रकार से यहाँ पर भी EN आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरफ भी जनाब ऐसे ही करिए, EN, सॉरी तो हटाइए यहाँ से। स्क्रीन एक बार फिर से परेशान कर रही है, तो इसको ऐसे हटाएंगे हम, EN, EN। और यहाँ पर क्या था, SCN। आपको ये पता होना चाहिए कि SCN NCS की तरह भी लिखा जा सकता है, राइट। अगर डोनर एटम चेंज हो जाए तो यहाँ पर भी NCS हो जाएगा, सिंपल है। दोनों SCN, दोनों NCS। अब तीसरा क्या बनेगा, एक SCN और एक NCS। तो जस्ट अ सेकेंड, हम पेन चेंज कर लेते हैं, वेट, यस, CU, EN तो एज इट इज रहने ही वाला है, क्योंकि इसको बदलने का कोई मतलब है नहीं जनाब। CU EN इस तरीके से हो जाने वाला है, राइट। यहाँ पर भी EN हो जाएगा, ग्रेट। अब एक बार तो आपको SCN ऐड करना है, एक बार NCS ऐड करना है जनाब। ये हो जाएंगे आपके पास पॉसिबल आइसोमर, राइट। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 2 3, तो यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं, समझने के इरादे से भी देखिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट, सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्रोमेट का फॉर्मूला लिखेंगे, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखेंगे,
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, डेफिनेटली हम आंसर को क्रैक कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्रोमेट क्या होता है जनाब? CrO4 2 माइनस, गॉट इट। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस। सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपने बचपन से सीखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये निकालना भी आता होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मानेंगे, सिंपल है। प्लस 4 ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, इक्वल टू -2 करेंगे, क्योंकि जनाब टोटल चार्ज -2 का ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आने वाली है, राइट। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर भी करके देखते हैं। 2x यहाँ पर हम लेंगे क्योंकि जनाब 2 क्रोमियम है, ओके। -2 इंटू 7 करना होगा क्योंकि जनाब 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2 यहाँ पर भी होगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 6 ही आने वाला है। My answer also the same. Nothing. No difference. यानी कि जनाब क्रोमेट हो या फिर डाइक्रोमेट हो, दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होने वाली है। आपसे पूछा क्या गया है? द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जनाब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा? तो इसका आंसर होने वाला है 0, राइट। 0 इसका आंसर होगा। इसको आप लिख देंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो डेफिनेटली 0 लिखते ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, मैग्नीज +6 यानी कि जनाब MnO4 2 माइनस, यही तो होता है। हैज एबिलिटी टू डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, गॉट इट। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जनाब हम फिलहाल के लिए H+ ही मान लेते हैं, ओके। ये जनाब किसमें डिस्प्रपोर्शनेट होने वाली है? ध्यान से देखिए, डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मैग्नीज की? जब आप सर देखेंगे तो जनाब यहाँ पर आने वाला है +6। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट का रिडक्शन होगा एंड उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी कि एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एक बार कम होगी, सिंपल। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए जनाब, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपने पढ़ रखा है, ओके। जनाब एक बार बनने वाला है MnO4 माइनस और एक बार बनने वाला है MnO2, सिंपल। अब देखते हैं यहाँ पर हम येलो पेन से लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है। MnO4 माइनस के केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +7 एंड MnO2 के केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +4, गॉट इट। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन। यहाँ से हम ऐसे करेंगे जनाब, ये हो चुका है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पर जनाब हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैग्नीज का ही हो रहा है तो डेफिनेटली ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है, ओके। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस, तो यहाँ पर इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस पूछा गया है तो जनाब 7 - 4 3 ही होता है। ये बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, तो जनाब इसका आंसर होने वाला है 3, राइट। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए था कि MnO4 2 माइनस यानी कि मैग्नीज 6 की एबिलिटी तो आपको बताया गया है, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आसान ही होगा, क्योंकि जनाब आप सभी को पता है कि मैग्नीज की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है। तो +6 से +7 हो जाएगा एंड +6 से +4, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही आसान है, एक बार रिवाइज करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। सीरियम +4 सीरियम 4 हैज अ नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, चलिए आपको बता ही दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट, ओके। जनाब सीरियम +4 +3 यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम सीरियम +3 है। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन यानी कि सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, गॉट इट। सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जनाब, ओके, तो हटाते हैं सबसे पहले हम। तो जनाब सीरियम +3 एंड सीरियम +4, इसको जरा थोड़ा सही करेंगे हम, क्योंकि जनाब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने वाले हैं। सीरियम +4 में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये है नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि जनाब ये इस तरीके से हम करेंगे एंड जनाब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सीरियम +4 को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरियम 3+ में। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स की, मोस्ट प्रिफरेबल जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स की, गॉट इट। आपको ये पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली सीरियम +4 इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम 3+ में आना चाहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, A B C D। इट विल नॉट प्रीफर टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, it will prefer to gain electron and act as an oxidizing agent, it will prefer to give away an electron and behave as reducing agent, it acts as both, okay। यहाँ पर आपसे सीरियम +4 के बारे में पूछा गया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा या क्या होगा? तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सीरियम 3+ में जाना चाहेगा, क्योंकि जनाब ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है? सोचिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है? सोचिए, अगर आपको यहाँ पर समस्या आ रही है जनाब, जीवन में समस्या है, तो फिर अपना काम खल्लास। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जनाब यहाँ उसका रिडक्शन हो रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सीरियम 3+ का फॉर्मेशन किया है, तो डेफिनेटली
सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। जनाब यस, ऑप्शन नंबर बी आपका डेफिनेटली सही हो जाने वाला है। इट विल प्रीफर टू गिव अवे एन इलेक्ट्रॉन, नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, डेफिनेटली नहीं चाहेगा। एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड सीरियम 3+ का फॉर्मेशन करेगा, जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिंपल। चलिए जनाब, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सही हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक, ये जनाब यहाँ पर है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, V2O3, V2O4, V2O5। तो ये 3 बेसिक ऑक्साइड आपको दी हुई है वेनेडियम की। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें मोस्ट बेसिक कौन है, राइट। पहले आपको ये पता करना है इसमें मोस्ट बेसिक कौन है, जो होगा उसको पकड़िए, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। यस, सिंपल है। तो जनाब अगर आपको एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आई रिपीट कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट भी अगर है, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑक्साइड्स का, जनाब जाइए देखिए, एंड आई कैन गारंटी यू उस वीडियो को देखने के बाद एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। 18 से 20 मिनट का वीडियो है जनाब, 4-5 क्वेश्चन भी हमने कराए हुए हैं, तो फटाफट से वो क्लियर हो जाने वाला है। एक दो निमोनिक्स हैं, याद कर लीजिएगा, फटाफट से क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जनाब दिक्कत है, जाइए देखिए V2O3, V2O4, V2O5, इसको देखते ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा इसमें मोस्ट बेसिक है और बाकी दोनों क्या है। सिंपल है। तो जनाब फिलहाल के लिए हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि V2O3, V2O4, V2O5 में सबसे ज़्यादा बेसिक है V2O3। अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना चाहें तो जनाब V2O3, V2O4 एंड V2O5 होने वाला है। ऑडिट, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरीके से बेसिसिटी भी कम होती जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि V2O3 मोस्ट बेसिक है, तभी आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें पता चल चुका है, तो जनाब आगे बढ़ते हैं। V2O3 में वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑब्वियसली जनाब वैनेडियम 3+ होने वाला है। सिंपल है, यहाँ से ऑक्सीजन का 2 एंड -2 होता है, तो डेफिनेटली वैनेडियम 3+ ही होने वाला है। क्लास 9th की चीज़ है जनाब, इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं समझते हैं हम। आगे बढ़िए। वैनेडियम 3+, साइंस टीचर वेरी कई बार बोल चुके हैं वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है। डेफिनेटली 23 यानी कि जनाब 4:3D3 4:3D3 होता है, बट वैनेडियम 3+ है, जिसकी वजह से 3D3 होने वाला है, सॉरी 3D2 होगा, राइट। क्योंकि जनाब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से, 1 जाएगा d ऑर्बिटल से, तो डेफिनेटली 3D2 होने वाला है। अब जनाब 3D2 का क्या होने वाला है? 3D2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पास होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका निकालना है ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जनाब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार आप कर चुके हैं। ट्रू यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, n+2 होने वाला है, तो जनाब n = 2 हमने पहले ही लिख दिया है, n = 2 एंड जनाब n+2 होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम 2+2 ही लिखने वाले हैं, राइट। 2+2 4 यानी कि जनाब √8 आने वाला है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.87 के अप्रॉक्स आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के बाद, राइट। तो पेन चेंज करते हैं हम इस तरीके से, एंड जनाब यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। सिंपल है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स, ओके, करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर भी आपको दे दिया गया है, बट आपको याद है, हम जानते हैं। Cu2+ कॉम्प्लेक्सेज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, Cu+1 कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली कलरलेस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि जनाब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं। Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, 29 होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले Cu की इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। आप सभी को पता है कि क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होती है। 4s1 3d10 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की। सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हैं हम, कॉपर प्लस या कॉपर 2+ की अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की है, अब करेंगे। Cu2+ की अगर आप बात करेंगे तो जनाब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से, एंड 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, यानी कि 3d9 आपको मिलने वाला है। जनाब 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भी अरेंज कर लीजिए, पहले पेयरिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, एट द एंड आपको 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने ही वाला है, एंड वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बना देगा। क्योंकि जनाब पैरामैग्नेटिक के लिए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हुआ। तो यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। क्योंकि जनाब देखिए फिलिंग करवा के भी आपको दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन है, कैसे हम फिलिंग करेंगे देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, 6 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, एंड यही है जनाब रीजन पैरामैग्नेटिक का, राइट। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि जनाब Cu2+ कॉम्प्लेक्सेज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट होने वाला है बिल्कुल सही, इसलिए हमने ए को टिक कर दिया। ओके, आगे बढ़िए। Cu+ कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली कलरलेस,
Cu प्लस के केस में क्या होगा, पेन चेंज करते हैं हम, रेड पेन, ओके। Cu प्लस के केस में क्या होगा, 3d10 होगा, राइट। 4s1 3d10, तो अपर का होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो जनाब 3d10 होने वाला है, ओके। एंड 3d10 का मतलब क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एको इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो जनाब कलरलेस ही होगा, क्योंकि जनाब कलर तभी तो आता है जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है नीचे आता है तभी तो कलरिंग होती है। ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए। D0 एंड D10 के केस में कलरलेस होता है, ये जनाब आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। D0 एंड D10 यही दो केस ऐसे हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स का कलर होगा ही नहीं, यानी कि कलरलेस होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही होने वाला है। Cu प्लस कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली कलरलेस, डेफिनेटली, क्योंकि जनाब Cu प्लस 3d10 होता है, 3d10 यानी कि कलरलेस। 3d1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर्ड होते हैं, 3d0 एंड 3d10 के केस में कलरलेस होने वाला है। गॉट इट। और अब हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट सी, यानी कि Cu प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है देखिए, Cu प्लस, ये जनाब Cu 2 प्लस एंड Cu में अलग हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर लो, 2Cu प्लस Cu 2 प्लस एंड Cu प्लस 1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होने वाला है, राइट। इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। Cu प्लस इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड, यस डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, सॉरी स्टेटमेंट सी भी आपका सही हो जाने वाला है। एंड अगर हम बात करें स्टेटमेंट डी की, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा गलत। इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट इज Cu प्लस, नहीं जनाब Cu प्लस नहीं, Cu2 प्लस होता है, ओके। तो डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट ए बी सी यानी कि 3 स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर जनाब आपको लिखना चाहिए था 3। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं एंड उसमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो डेफिनेटली आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने 3 लिखा हुआ होगा तो, ओके। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट solution oxidizes oxalic acid, the spin only magnetic moment of the manganese product formed from the above reaction। तो पहले आप रिएक्शन लिखिए, जो मैग्नीज का प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है, ओके। तो जनाब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल पाए कि हमें यहाँ पर लिखनी है रिएक्शन, ओके। एंड यस हियर इट इज। अब हम लिखने वाले हैं रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जनाब KMnO4, इस तरीके से आप रिएक्शन लिखने वाले हैं। एंड जनाब आपको एसिडिफाइड यानी कि एसिड H2SO4 भी लेना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन हैंग कर रही है तो बेसिक आपको मैनेज करना पड़ेगा। H2SO4 एंड जनाब यहाँ पर क्या बनने वाला है, MnSO4 बनने वाला है, जिसका आपको इंतजार था, राइट। MnSO4 को पूरा करिए। एंड फिलहाल तो आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, बट फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी क्या बनने वाला है। K2SO4 CO2 एंड H2O, ये तो जनाब हर जगह ही मिल जाता है, राइट। सारी रिएक्शन में, सारी नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में आपको CO2 एंड H2O देखने को मिलता ही मिलता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ फोकस करना है MnSO4 पे, क्योंकि आपसे सिर्फ यही पूछा गया है। बट आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन नहीं आती तो जनाब क्वेश्चन में आगे आप प्रोसीड ही कैसे कर पाएंगे, ओके। MnSO4 सभी को पता जनाब, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी, सिंपल है यार। SO4 -2 चार्ज कैरी करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नीज को +2 चार्ज कैरी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो पाए, ओके। Mn2+, यहाँ पर जनाब मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, तो डेफिनेटली 3d5 होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज की। एंड 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, डेफिनेटली होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इस तरीके से, यस 1 2 3 4 5, यस इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो जनाब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अभी। एंड जनाब अभी तक तो आपको समझ में आ भी चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी हम आपको एक बार फार्मूला लिखकर दिखाना चाहेंगे, राइट, क्योंकि जनाब सारी चीज़ें समझते हुए चलना जरूरी है। n+2 ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली n की वैल्यू 5 लिखने वाले हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे। n+2 के बजाय हम यहाँ पर 5+2 यानी कि 7 लिख लेते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 आने वाला है। √35 जो आप सॉल्व करेंगे तो 6 से थोड़ा सा ही कम होगा, 6 से थोड़ा सा ही कम यानी कि 5.9 के अप्रॉक्स होगा। 5.9 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आने वाला है, एंड यही तो आपका सही आंसर होगा, राइट। Which one of the lanthanoids, ओके, यार यहाँ पर आपको लैंथेनॉइड दी हुई है, given below is the most stable in divalent form। ये क्या आ गया, समथिंग मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म। चलिए जनाब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, तो चलिए जनाब समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आंखों में आंखें डालकर देखिए, सिर्फ समझने के इरादे से, राइट, कुछ और नहीं सोचना है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म, तो डाइवेलेंट फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की। क्या बोल दिया हमने, ये हमें को समझ में नहीं आया।
समझ में आएगा जनाब, ध्यान से सुनिए। डाइवेलेंट फॉर्म स्टेबिलिटी, जनाब डाइवेलेंट फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, राइट। उसी से हम क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। चलिए जनाब समझने का प्रयास करते हैं, स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना है, हमारी तरफ ही ध्यान से देखना है। ओके जनाब, सीरियम 4+, सीरियम 4+ फिलहाल नहीं करेंगे हम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डाइवेलेंट है यानी कि 2+ करना होगा हमको। सीरियम ज़ेनॉन तो सभी में होगा, तो चलिए लिख ही लेते हैं। ज़ेनॉन 54 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बचे कितने हैं 5d1 जनाब, जस्ट अ सेकेंड, पहले हम लिख लेते हैं। सैमेरियम, एसएम, यूरोपियम एंड वाईबी जनाब यानी कि यूट्रिबियम, दैट्स गुड। ज़ेनॉन भी सभी में आ जाएगा, तो जनाब आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे एंड 4f1 6s1 सॉरी 6s2, 4f1 6s2 से पहले हमें 5d1 भी लिखना पड़ेगा। 4f1 5d1 6s2, दिमाग स्क्रीन पे होना चाहिए, सारा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए जनाब, अगर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, राइट। जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। 4f1 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है सीरियम की यानी कि CE, दैट्स ग्रेट। समैरियम ज़ेनॉन तो होता ही होता है। समैरियम के केस में क्या होगा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 62, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 62 है, राइट। 62 यानी कि जनाब यहाँ पर हो जाने वाला है 4f6 एंड 6s2, यहाँ पर डी वाली कुछ नहीं होने वाला है, राइट। 4f6 6s2 एंड यूरोपियम के केस में जनाब होने वाला है 4f7 6s2, 4f14 6s2 होगा जनाब यूट्रिबियम के केस में। यूरोपियम यूट्रिबियम आपको रटे हुए होने चाहिए, कई बार हम ही देख चुके हैं, 2-4 बार हम ही ने सॉल्व कराया इन दोनों को, राइट। ये तो जनाब आपने लिख ली है बिना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा +2 यानी कि डाइवेलेंट है, डेफिनेटली आपको +2 करना पड़ेगा। +2 जो आप करेंगे तो क्या होगा, सीरियम +2 के केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समैरियम +2 के केस में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड इन दोनों के केस में भी s ऑर्बिटल से ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। चले गए। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड फुली फील्ड आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उन्हीं पर गौर करना है हमको। कोई भी नोबेल गैस अटेंड नहीं करा, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन किसी में नहीं जा रही है, तो ठीक है, उसको अभी के लिए हम इग्नोर करके रखते हैं। गॉट इट, आगे बढ़िए। 4f1 5d1 तो डेफिनेटली ये वाला तो कैसे भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। 4f6 4f6 नहीं जनाब, 4f7 होना चाहिए। 4f7 हाफ फील्ड, 4f14 फुली फील्ड, ओके, इसको भी आप हटा ही देंगे। अब होगा जनाब कन्फ्यूजन, हाफ फील्ड होगा या फिर फुली फील्ड होगा, दिक्कत हो गई। हाफ फील्ड को हम प्रीफर करें या फिर फुली फील्ड को प्रीफर करें जनाब, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 4f7 ही ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जनाब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया, जो बोला है उसको नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट कॉपी में, राइट। 4f7 यानी कि यूरोपियम ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू यूट्रिबियम। क्यों होगा, क्योंकि जनाब हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, डेफिनेटली हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है 4f7 यानी कि जनाब हाफ फील्ड सिमेट्रिकल, ओके दैट्स इट। यूरोपियम जनाब आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होगा एंड यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है मोस्ट स्टेबल। कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करिए, 1-2 बार करिए तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जनाब आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जनाब इन दोनों को तो आप पहली नज़र में ही निगलेक्ट कर देंगे, समस्या आएगी इन दोनों पे समस्या आएगी, तो जनाब इसका सॉल्यूशन भी है। रिडक्शन पोटेंशियल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए, जनाब आसान है। यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू यूट्रिबियम। यूरोपियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू यूट्रिबियम। तो सिंपल है जनाब, वहाँ से भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, यूरोपियम 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू यूट्रिबियम 2+। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जनाब शब्दों पर ध्यान दीजिए, ओके। रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं EU2+ यानी कि यूरोपियम ही आप यहाँ पर सही होने वाला है। यूरोपियम 4f7 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू 4f14 ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या फिर ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल है, 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करना ही करना है। निश्चित तौर पर आपने इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा। अच्छा क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है FeCr2O4 Na2CO3 + O2A, यानी कि जब आपको यहाँ पर A निकालना है, उसकी रिएक्शन यहाँ पर करवानी है, तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा B जो बनेगा उसमें आपसे पूछा गया है टर्मिनल ऑक्सीजन। ऐसा क्वेश्चन है जनाब, टर्मिनल ऑक्सीजन हमने आपको याद करने के लिए बोला हुआ है कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल आपको यहाँ पर जब तक रिएक्शन नहीं पता होगी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो लिखा हुआ है FeCr2O4 Na2CO3 + O2, ये क्या होगा। रिएक्शन पूरी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर N ही लिख देते हैं। यहाँ पर जनाब पूरी रिएक्शन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली A को ही लिख देते हैं। फिलहाल ध्यान से देखिए स्क्रीन पर जो भी चल रहा है, FeCr2O4 + Na2CO3 + O2 क्या देगा जनाब, Na2CrO4 आने वाला है, राइट। इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो जनाब यहाँ पर चलिए छोड़िए, बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। Na2CrO4 की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, यानी कि जनाब A की वैल्यू यहाँ पर भी तो लिखिए Na2CrO4, हियर इट इज। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, यानी कि जब आप इसको एसिडिफाई करने वाले हैं, तो जनाब बनने वाला है B यहाँ पर क्या होगा Na2Cr2O7, ये बनने वाला है, राइट। Na2Cr2O7 + H2O + Na+, इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए Na2Cr2O7। अब आपसे क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बी में टर्मिनल ऑक्सीजन बताने हैं।
Cr2O7 इसको आप यहाँ पर इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं Cr2O7 2 माइनस, सिंपल है, Na पर +1 चार्ज होता है, 2 Na है, 2 प्लस होगा, इसको हटा दीजिए, 2 माइनस Cr2O7 आपको मिल जाने वाला है, राइट। Cr2O7 2 माइनस, अब डेफिनेटली आपको इसका स्ट्रक्चर आता होगा, नहीं आता जनाब हम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए, स्ट्रक्चर आने चाहिए। यहाँ पर हम स्पेस बनाएंगे एंड जनाब डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इस तरीके से। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्रोमियम यहाँ पर बनाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से क्रोमियम यहाँ पर भी बनाइए। अब जनाब 3 ऑक्सीजन इस तरफ हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या बनाइए, ऑक्सीजन तो नहीं है, अब है इस तरीके से यहाँ पर भी जनाब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। आपसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, तो बताइए नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, ऑब्वियसली 3 3 6, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, यही जनाब तीनों टर्मिनल है, साइड में है, तो डेफिनेटली 6 ऑक्सीजन ऐसे होने वाले हैं Cr2O7 2 माइनस में जो टर्मिनल ऑक्सीजन होंगे, जनाब इसका आंसर होने वाला है 6, राइट। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी होगी, हो सकता है इस तरीके से न पढ़ी हो, कैसे पढ़ी हुई होगी हम बताते हैं आपको। Cr2O4 माइनस होगा प्लस Na2CO3, Cr2O4 माइनस हो सकता है, ऐसी Cr2O4 हो सकता है ना हो, तो जनाब मैटर ही नहीं करता है क्या है, Cr2O4 माइनस, यहाँ पर जनाब Cr2O4 2 माइनस होगा, मैग्नेट पर मैग्नेट कुछ तो याद आ रहा होगा, राइट। क्रोमियम सॉरी क्रोमेट डाइक्रोमेट ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको, पर्पल कलर ग्रीन कलर नहीं याद आ रहा है जनाब, जाइए दोबारा से रिवाइज करिए, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रिवाइज करिए, ये सारी रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी हुई होंगी, क्लास में पढ़ाई जाती है, रिवीजन के टाइम में भी पढ़ाई जाती है, सिंपल है। फिलहाल के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, ये रिएक्शन आसान उतनी भी नहीं है जितना आपको अभी लग रहा है। ये स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, ये टर्मिनल ऑक्सीजन होंगी यहाँ पर, एमंग CO3 प्लस Ti2 प्लस यानी कि कोबाल्ट 3 प्लस टाइटेनियम 2 प्लस वनेडियम 2 प्लस एंड क्रोमियम 2 प्लस आयंस, one if used as a reagent cannot liberate H2 from dilute mineral acid solution. Its spin only magnetic moment in gaseous state is. आपको यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है इसमें से ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करा पाएगा, यानी कि हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाती है डाइल्यूट मिनरल एसिड सॉल्यूशन के साथ। जनाब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज की ही हेल्प से आप पता कर पाएंगे कौन हाइड्रोजन का लिबरेट, कौन हाइड्रोजन लिबरेट करवा पाएगा, कौन नहीं करवा पाएगा। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं CO3 प्लस ऐसा है जो हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो आपसे कहा गया है कैन नॉट, तो बेसिकली यहाँ पर CO3 प्लस को आपको पकड़कर आगे सॉल्व करना है, ओके ठीक है जनाब। CO3 प्लस ही ऐसा है जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा पाएगा, ऐसे नहीं करवा पाएगा, इसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज को प्रेफर करिए, रिएक्टिविटी सीरीज को, राइट, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। इट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट, तो बेसिकली आपको इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी, यानी कि जनाब 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का, 27 एटॉमिक नंबर 4s2 3d7 होने वाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ न्यूट्रल, बट यहाँ पर है CO3 प्लस, तो जनाब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s ऑर्बिटल से, एक जाएगा d ऑर्बिटल से, तो 3d6 होने वाला है, राइट। 3d6 के केस में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 कई बार आप कर चुके हैं बट एक बार और देख लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यस ये चारों इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलने वाले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एन एन प्लस 2, डेफिनेटली एन एन प्लस 2 यहाँ पर करेंगे आप, एन इक्वल टू 4 होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पर 6 होगा, 6 इंटू 4 दैट मीन्स अंडर रूट 24 25 से थोड़ा सा ही कम है, राइट। जनाब इसका आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जनाब 25 अगर होता तो 5 आ जाता, बट 5 नहीं होगा क्योंकि जनाब 24 है, राइट। 5 से थोड़ा सा कम 4.8 या फिर 4.9 के अप्रॉक्स आएगा, 4.9 को आप जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली 5 ही आने वाला है। जनाब इसका आंसर क्या होगा, 5 बोर मैग्नेट्रॉन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही हमने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में। जनाब यहाँ पर हमने आपसे पहले ही कहा था H2O2 आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद होना चाहिए, राइट। अगर आपको याद ना होता जनाब आपको यहाँ पर फंसना तय था, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ही होता है, कुछ बहुत खास नहीं है। एंड एसिडिफाइड यानी कि एसिडिफाई यानी कि H+ के साथ भी हमको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो बेसिकली ये तो वही रिएक्शन है, बट एक बार फिर से हम करके देखते हैं और अच्छे से करेंगे, क्योंकि जनाब वहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हम पूरी रिएक्शन लिखने वाले हैं, क्योंकि जनाब आपसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली पूछा गया है, में ओनली मतलब सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, तो ठीक है जनाब करते हैं। H2O2 ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है जनाब, KMnO4 माइनस होता है, KMnO4 सॉरी माइनस नहीं होता है, KMnO4 ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। जैसे ही आप यहाँ से K हटाएंगे यानी कि पोटेशियम को अलग करेंगे तो MnO4 माइनस होने वाला है, यानी कि पर मैग्नेट। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं MnO4 माइनस, सिंपल है, कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है, कुछ भी हमने तीर नहीं चलाया है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट को आप पोटेशियम हटाइए, +1 अपने साथ लेकर जाएगा, -1 यहाँ पर छोड़ देगा, Mn4
O4 माइनस हो जाने वाला है। सिंपल है, परमैंगनेट इसको हम बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी है हमको H2O2 एंड SD5 यानी कि H प्लस के साथ। ओके दैट्स इट। रिएजेंट हमने लगा लिए हैं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट जनाब बनने वाले हैं Mn+2। SD5 है, एसिडिक है तो जनाब Mn+2, राइट। ये तो बनने ही वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपने ये पता किया तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो यहीं से हट गए। सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी और डी को देखिए, Mn2+, दैट्स गुड। H2O, क्या होगा यहाँ पर जनाब, दोनों ही बनते हैं। H2O भी होगा एंड साथ में O2 भी होगा, राइट। तो ये रिएक्शन आपको पूरी पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। बेसिकली आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है वही लिखा जाता है, आगे छोड़ दिया जाता है, बट डेफिनेटली आपको पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। -1 डिलीवर हो जाएगा जनाब घर में। ओके, H2O एंड O2 भी बनता है अलॉन्ग विद Mn2+। जनाब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाने वाला है। ओके, तो रिएक्शन आनी चाहिए, याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। सिंपल है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट पढ़िए एंड सॉल्व करिए। स्टेटमेंट 1, आयरन 3 यानी कि Fe3+ कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I-, यहाँ पर I- है, इसको हटाएंगे तो आपको नजर आएगा यस I- टू I2 इंडिपेंडेंटली। जनाब ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? डेफिनेटली ऑक्सीडाइज तो होता है, I- टू I2 ऑक्सीडेशन तो होता है, बट यहाँ पर Fe3+ कैटलिस्ट की हमको कोई भी जरूरत नहीं होती है, ये हम ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। Fe3+ की कोई भी जरूरत हमको नहीं होती है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जनाब Fe3+ कैटलिस्ट की हमको कोई भी जरूरत नहीं होती है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 के केस में ही हम I- टू I2 कर सकते हैं। तो Fe3+ कैटलिस्ट की वजह से ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2 को देखिए, मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व p-pi बॉन्डिंग। ओके, मैग्नेट आयन मैग्नेट है, पर मैग्नेट नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पर मैग्नेट क्या होता है जनाब? MnO4-, बट यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है मैग्नेट आयन वो होता है MnO4-, फर्क है जनाब। MnO4-, मैग्नेट MnO4- पर मैग्नेट के केस में सिंगल माइनस होगा एंड मैग्नेट के केस में 2- होगा। आसान है। इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व p-pi बॉन्डिंग। चलिए जनाब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। MnO4-, का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से जनाब बनाएंगे आप। ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम सही करेंगे। यस, ऑक्सीजन 4 है तो डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे एंड अब यहाँ पर देखिए O-, ये है आपका स्ट्रक्चर। आप देखते समझ जाएंगे कि ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर d-pi बॉन्डिंग है, ना कि p-pi बॉन्डिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको p-pi बॉन्डिंग, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, राइट। अभी अभी आपने देखा मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स गुड। MnO4-, यानी कि जनाब इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। कई जगह पर आप स्ट्रक्चर के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो जनाब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। आई रिपीट, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे जनाब, स्ट्रक्चर आने चाहिए, सभी के नहीं, कुछ के आने चाहिए। MnO4-, d-pi बॉन्डिंग करते हैं, ना कि p-pi बॉन्डिंग। जनाब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट इज। तो बेसिकली इसके लिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ से रफ करते हैं ताकि स्पेस बन सके। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड जनाब क्या होता है? H2C2O4, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होने वाली है। ओके, तो इस रिएक्शन के बारे में हम पहले भी बता ही चुके हैं। डेफिनेटली जून 2022 के जब आपने PYQs करे होंगे, अगर नहीं किए जनाब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इस रिएक्शन का जिक्र हुआ है, तो जनाब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। PYQs करते जाइए, काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है। KMnO4, इसको आप यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट भी लिखा हुआ मिल सकता था, पोटेशियम पर मैग्नेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था। फिलहाल के लिए KMnO4 लिखा हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट भी हम बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड यानी कि H2C2O4, एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 कर लीजिए, या फिर आप H+ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। एंड जनाब यहाँ पर क्या बनने वाला है?
SO4 एंड राइट। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, बाकी उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, आपसे पूछा गया है द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वही आपको लिखना है। सिंपल है, आसान है, डेफिनेटली आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। ओके, तो जनाब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर तो +3 होने वाली है। कैसे होने वाली है जनाब, आपको पता होगा, क्लास 9th 10th में सिखाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं जनाब देख लीजिए, H2 यानी कि जनाब 2 × 1 प्लस C2 यानी कि जनाब आपको 2 × x 2x, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान रहे हैं। ओके, प्लस O4 यानी कि -2 × 4, क्योंकि जनाब ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है। -2 × 4 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली x = 3 आपको मिलने वाला है। राइट, x = 3 यानी कि जनाब कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3, यहाँ पर क्या होगी, +4। ऑब्वियसली इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, राइट, आपको आना चाहिए। CO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी, +3 यहाँ पर है, तो +3 से +4, तो चेंज कितना आया जनाब, 1 का आया। सिंपल है, 1 का चेंज आया, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 आप लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सिंपल है, सिंपल नहीं जनाब। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती जनाब फंस जाएंगे, रिएक्शन आनी चाहिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। राइट, ये सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। जून 2022 में भी सेम रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, PYQs करते जाइए, सीखते जाइए जनाब, रिपीट भी करते जाइए, तभी जाकर चीज़ें क्रैक हो जाएंगी। इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- ऑक्सीडाइजेज थायोसल्फेट यानी कि जनाब H2O3 2-, राइट। इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। MnO4-, तो चीज़ें पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है, जैसे हम रिएक्शन लिखेंगे आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। MnO4- MnO4- एंड साथ में क्या है, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट बोले तो H2O3 2-, H2O3 2- एंड जनाब H2O भी होगा। राइट, तो क्या होने वाला है, हमने आपसे पहले ही कहा है MnO4- बेसिक, सॉरी क्या है जनाब, ये न्यूट्रल। न्यूट्रल के केस में क्या हो जाता है, Mn+6 हो जाता है, बट यहाँ पर आपको उससे कोई मतलब है नहीं, बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं Mn+6। आपको पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट किसमें ऑक्सीडाइज होगा, H2O3 2- जनाब ऑक्सीडाइज होने वाला है SO4 2- में, SO4 2- जनाब। इसका लॉजिक ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा ये समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, 3 × 2 6 हो जाएगा जनाब, करके देख लीजिए। 2x सल्फर का हम मान लेते हैं, सल्फर का हम x मानेंगे, 2 सल्फर हैं तो 2x हो जाएगा। ग्रेट, -2 × 3 -6 होगा। राइट, एंड इक्वल टू -2 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली +4, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +2 है। सिंपल है, यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8 और 2, राइट, ये इस तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, +6। सिंपल है, +2 से +6 ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि H2O3 थायोसल्फेट SO4 2- में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए जनाब, रिएक्शन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड, कॉपर, मैग्नीज, निकल एंड जिंक। इन चारों में से आपको बताना है कि लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड, ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन इतनी आसानी से लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो जनाब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, याद ना हो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से सुनिए, पेन रख दीजिए, दिमाग स्क्रीन पर, आंखें हमसे मिली होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। राइट, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, थोड़ी भी आती है तभी काम चल जाएगा। हाइड्रोजन को हमने बेस माना है रिएक्टिविटी सीरीज में। राइट, इस तरीके से हाइड्रोजन लिख लीजिए, इसके ऊपर जितने भी होंगे, इसके ऊपर जितने भी होंगे वो सभी हाइड्रोजन लिबरेट करवा लेंगे। उसके हाइड्रोजन के नीचे जो भी होगा वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा पाएगा। H2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर कितने हैं, मैग्नीज, निकल एंड जिंक। मैग्नीज, निकल एंड जिंक ये तीनों रिएक्टिविटी सीरीज में आपको हाइड्रोजन से ऊपर मिलने वाले हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन को आसानी से लिबरेट करवा देंगे, बट लीस्ट टेंडेंसी किसकी होगी, कॉपर की होगी, क्योंकि जनाब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं जनाब, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जनाब जाइए अलग से पढ़ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर यहाँ पर नीचे होता है, हाइड्रोजन को हमने बेस मानकर इन सभी की नंबरिंग करी हुई है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन कॉपर से नीचे है, तो लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, यही सही होने वाला है। राइट,
जो इसके ऊपर होंगे वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट करवा देंगे, बट जो नीचे होंगे वो उतनी आसानी से हाइड्रोजन का लिबरेशन नहीं करवा पाएंगे, राइट। एंड जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वही हाइड्रोजन का लिबरेशन करवा पाएगा, यानी कि H2 को लिबरेट करवा पाएगा फ्रॉम मिनरल एसिड, राइट। जनाब दोबारा से हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया है तो समझने का प्रयास करिए। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा वही मिनरल एसिड से H2 को लिबरेट करवा पाएगा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, बट डेफिनेटली ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो उतनी आसानी से H2 लिबरेट नहीं करवा पाएगा फ्रॉम मिनरल एसिड, राइट। The disproportionation reaction of MnO4 minus in acidic medium resulted in the formation of two manganese compounds A and B. Yes, if the oxidation state of Mn in B is smaller than that of A, then the spin magnetic moment of B. ओहो, लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज में फंसाने का प्रयास किया गया है हमको, बट हम फंसेंगे नहीं, राइट। और भी किसी चीज़ों में फंसना नहीं है जनाब, आपको इधर उधर नजरें फंसे ना तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, राइट। MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, चलिए H+ ले लेते हैं हम। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बता दिया गया है तो ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ पर मैंगनीज पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, डेफिनेटली आप आसानी से निकाल पाएंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एलिमेंट का रिडक्शन एंड उसी का ऑक्सीडेशन, यानी कि एक बार रिडक्शन होगा एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है जनाब। जो प्रोडक्ट बनेंगे मैंगनीज के A एंड B आपको ये भी बता दिया गया है। एंड इस लाइन को क्रैक अभी करते हैं हम, थोड़ी देर रुकिए। प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये हम ध्यान से समझते हैं। MnO4 माइनस एंड MnO2, ये दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं। +6 यहाँ पर थी तो पेन चेंज करते हैं ताकि आपको सही से नजर में आए। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की पहले थी, अब क्या है यहाँ पर जनाब हो जाएगी +7 एंड यहाँ पर हो जाएगी +4। +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4, यानी कि अगर +6 से +7 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिडक्शन होने वाला है। आ जाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, राइट, एंड ये होने वाला है रिडक्शन। दैट्स गुड। अब क्या कहा गया है, इस लाइन को थोड़ा सा क्रैक करने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर आपसे बेसिकली इंग्लिश का भी टेस्ट ले लिया गया है। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन B इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A, तो बेसिकली आपको A एंड B को डिसाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन B, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वही B है, तो डेफिनेटली ये है B एंड ये हो जाने वाला है A। समझ में नहीं आया, दोबारा सुनिए। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन B इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A, यानी कि A की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू B, डेफिनेटली A होने वाला है +7 वाला एंड B होने वाला है +4, यानी कि MnO2। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या पूछा गया है, देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वैल्यू ऑफ B, तो बेसिकली आपको Mn+4 के केस में बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। दैट्स गुड। तो जनाब Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3। कैसे होगा? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा न्यूट्रल मैंगनीज का, 4s2 3d5। Mn4+ यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, 2 जाएंगे s ऑर्बिटल से एंड 2 जाएंगे d ऑर्बिटल से, तो डेफिनेटली 3d3 बनने वाला है। तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो डेफिनेटली म्यू यानी कि 4 मैग्नेटॉन में आने वाला है आंसर 3। n+2 होता है फॉर्मूला 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 √15। 4 के बहुत ही करीब आंसर आएगा, यानी कि 3.9 के अप्रॉक्स आएगा, तो डेफिनेटली आपको राउंड ऑफ करके 4 लिखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन आसान है बट आपको 3 कॉन्सेप्ट आई थिंक इसमें लगाए गए हैं। आपको रिएक्शन आनी चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। देन इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी टफ नहीं बोलेंगे बट थोड़ी सी अच्छी है, एंड साथ में ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक मोमेंट का भी पता होना चाहिए। Which of the following 3D metal ion will give the lowest enthalpy of hydration? Okay, lowest enthalpy of hydration when dissolved in water, obviously। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलिए ध्यान से देखिए, हमारी आंखों में समझने का प्रयास करिए। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी एंड उसकी हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी भी कम होगी। सिंपल, साइज जितना बड़ा चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होने वाली है हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। ओके, अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको पता करना है कि लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी है। तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका है। ओके, Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, तो सबसे बड़ा साइज है जनाब मैंगनीज का। मैंगनीज का साइज सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होने वाली है।